Welcome friends. Jai Bharat, Jai Hindustan. Friends, I have come with a new idea and a new series in history. देखिए, इतिहास में मैं एक नया सीरीज लेकर आ रहा हूँ इस वीडियो के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास। तो जैसे जैसे हम रेगुलर टॉपिक हमारा चल रहा है, रेगुलर टॉपिक हम पढ़ते जाएंगे जैसे पढ़ रहे हैं, डिटेल में बिल्कुल। और साथ साथ उन्हीं टॉपिक्स को हम क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी पढ़ेंगे, बिल्कुल सीक्वेंस वाइज। ठीक है, जो कहानी शुरू से चलेगी बिल्कुल उसी सीक्वेंस में हम क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी पढ़ेंगे और यहां से सवाल आपके बहुत निकलेंगे और आपका जो कॉन्सेप्ट होगा वो भी मजबूत होता चला जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं करेंगे, वो भी उसका भी सीरीज चलाएंगे अलग से हम, लेकिन ये जो है इससे आपकी पकड़ बहुत मजबूत होगी हर टॉपिक्स पे। हाँ, और जैसे कि हमने पहला टॉपिक क्या पढ़ा था, भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन की पृष्ठभूमि, तो उस टॉपिक से क्या है हम क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में इस टॉपिक को दोबारा पढ़ेंगे। क्वेश्चन होगा फिर आंसर होगा, क्वेश्चन होगा फिर आंसर होगा, और इससे आपकी पकड़ मजबूत होती जाएगी टॉपिक पे। ठीक है, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम अलग से करेंगे। तो इस तरह से हम एक नया सीरीज लेकर चल रहे हैं, और इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस तरह से एंशिएंट हिस्ट्री हम पढ़ चुके हैं, आप जानते हैं, और साथ ही हम मेडिएवल हिस्ट्री में भी दिल्ली सल्तनत को खत्म कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं उसमें इस तरह की सीरीज नहीं शुरू होगी, उसमें भी शुरू हो जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी हम मॉडर्न हिस्ट्री पे काम करेंगे, क्योंकि ये किसी भी परीक्षा के लिहाज से, किसी भी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इतिहास का। तो ये करेंगे और बाद में वो भी हम लोग करेंगे। तो देखिए, पहला जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था वो क्या था, बैकग्राउंड ऑफ कमिंग ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया। ठीक है, तो इसको हम देखने वाले हैं इसी टॉपिक को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। देखिए, पहला क्वेश्चन जो मैंने लिखा है कि समुद्री मार्ग की खोज से पहले भारत और यूरोप का व्यापार किन मार्गों से होता था। ठीक है, आप जानते हैं कि यूरोपीय देश समुद्री मार्ग से भारत आए थे, लेकिन उसके पहले भी, समुद्री मार्ग की खोज के पहले भी व्यापार भारत और यूरोप में होता था। ठीक है, तो जब हम समुद्री मार्ग की खोज से पहले की बात कर रहे हैं तो हम मध्यकाल यानी मेडाइवल पीरियड की बात कर रहे हैं। तो मेडाइवल पीरियड में क्या था इसको हम समझेंगे, लेकिन मैं पहले बता दूं कि प्राचीन काल से ही विदेशों से भारत का संबंध था। और प्राचीन काल में अगर आप देखेंगे तो आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा होगा। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में आपने देखा था कि एक साइट है, बड़ा इंपॉर्टेंट साइट है, और ये इंपॉर्टेंट साइट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट साइट है यहाँ पे गुजरात में लोथल, और यहाँ पे पाया गया है गोदीवाड़ा। ठीक है, तो गोदीवाड़ा यहाँ पे पाया गया है, इसका मतलब गोदीवाड़ा का मतलब सी पोर्ट, बंदरगाह। और यहाँ पर आप देखेंगे इस लोथल में कि मिस्र यहाँ पर है, तो मिस्र के भी सील मिले हैं, यानी कि मोहरे मिली हैं। और जो इराक में मेसोपोटामिया की सभ्यता थी उसके भी सील यहाँ पे मिले हैं, उसकी भी मोहरे मिली हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि भारत का प्राचीन काल से ही विदेशों से संबंध था, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से था, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप से था, इराक से था, तो विदेशों से संबंध था। ठीक है, ये प्राचीन काल की बात थी। लेकिन जब हम इसकी बात कर रहे हैं समुद्री मार्ग की खोज से पहले, जब समुद्री मार्गों की खोज हुई यूरोपीय देशों द्वारा भारत पहुंचने के लिए और अन्य पूर्वी देशों तक पहुंचने के लिए, तो ये समय इंडिकेट कर रहा है आपको मध्यकाल का। ठीक है, तो समुद्री मार्ग की खोज से पहले भारत और यूरोप का व्यापार किन मार्गों से होता था। तो देखिए यहां पर समझिए, दो मार्ग थे, एक स्थल मार्ग था। ठीक है, एक स्थल मार्ग था और दूसरा अरब नियंत्रित मार्ग था। दोनों मार्ग को हम समझ लेते हैं। ठीक है, यहां आंसर मैंने दे दिया है। देखिए, स्थल मार्ग क्या था, देखिए भारत से आप पहले तुर्की पहुंचते थे और तुर्की से यूरोप में इन करते थे, यह स्थल मार्ग था। देखिए यहां से यह स्थल मार्ग था। ठीक है, हालांकि इस मार्ग में बहुत सारी समस्याएं थी, और चूंकि बहुत सारे देश हैं यहाँ पर, बहुत सारे देशों की सीमाओं को क्रॉस करना पड़ता था, बॉर्डर्स को, और यहाँ पर आपको जंगल उंगल थे, हाँ, पहाड़ थे, दुर्गम रास्ते थे। और चूंकि बॉर्डर बहुत सारे देशों का लगता था यूरोप में,
एंट्री से पहले, तो कर व्यवस्था भी अलग अलग होगी। हाँ, दर्रे भी बहुत लिमिटेड थे, बुलंद दर्रा, खैबर दर्रा। आप अफगानिस्तान में जाएंगे तो वहाँ पे आपको हिंदू कुश रीजन में आपको मिलेगा। तो ये बहुत दुर्गम रास्ते थे, फिर भी व्यापार चल रहा था मध्यकाल में स्थल मार्ग से। और होता क्या था कि भारत से लोग तुर्की पहुंचते थे स्थल मार्ग से। देखिए, जो मार्ग था उस समय, भारत पाकिस्तान उस समय भारत का हिस्सा था, तो ये भारत हो गया पूरा। उसके बाद अफगानिस्तान, ईरान, इराक, तुर्की और फिर यूरोप, यही रास्ता था। तो देखिए मैंने लिखा है भारत से लोग तुर्की पहुंचते थे, ठीक है ना। तो तुर्की जो है एक तरह से एंट्री पॉइंट था यूरोप जाने के लिए। अगर आप स्थल मार्ग से बात कर रहे हैं, भारत से लोग तुर्की पहुंचेंगे और तुर्की से यूरोप पहुंच जाते थे, ठीक है ना। तो एक स्थल मार्ग ये था। हाँ, अब ये स्थल मार्ग आप कैसे भी ले सकते हैं। देखिए, आप ये भारत था उस समय, अगर आज की बात करें तो इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, तुर्की, फिर आप यूरोप में जाएंगे। यानी तुर्की पहुंचना तो अनिवार्य है, बिना तुर्की पहुंचे आप यूरोप में इन नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए, अगर आप जा रहे हैं इस स्थल मार्ग से तो आप अफगानिस्तान जाएंगे, या फिर भारत से, उस समय पाकिस्तान भारत का हिस्सा था, भारत से आप ईरान पहुंच गए, ठीक है। कैसे भी आप रूट बना लीजिए। ईरान से आप इराक गए और इराक से चले गए तुर्की, फिर यूरोप, या फिर ईरान से आप डायरेक्ट तुर्की में प्रवेश किए, चले गए यूरोप। यानी ये भी इस मार्ग से, स्थल मार्ग से आप जो भी रूट चेंज कर लें, कैसे भी पहुंचे आप यूरोप, लेकिन आप तुर्की गए बगैर यूरोप में नहीं इन कर सकते थे। यानी एंट्री पॉइंट क्या था, तुर्की ही था, ठीक है ना। तो एक मार्ग ये था स्थल मार्ग, भारत से तुर्की, और तुर्की से आप यूरोप पहुंच गए, ठीक है। दूसरा मार्ग क्या था, ये दूसरा मार्ग था अरब नियंत्रित मार्ग था, जो हिंद महासागर वाला मार्ग था। इंडियन ओशन आप लिख सकते हैं, इंडियन ओशन, हाँ, हिंद महासागर वाला मार्ग था। तो इसमें अरब सागर, या आप इंडियन ओशन कह लें, हाँ, अरब सागर इंडियन ओशन में ही है, यानी अरब सागर, अरबियन सी इज द पार्ट ऑफ इंडियन ओशन, ठीक है। तो ये यहाँ से सामान, ये बंदरगाहों से सामान चढ़ेगा, ठीक है। देखिए, और दूसरा मार्ग ये था कि यहाँ से सामान चढ़ेगा इस मार्ग के अलावा, और ये है पर्शियन गल्फ, फारस की खाड़ी, ये है रेड सी। इन दोनों रास्तों में से कहीं से निकल जाएगा कुछ दूरी तक, और फिर ये जाएगा कहाँ पे, अरबियन पेनिसुला पे, अरबियन प्रायद्वीप पे, ठीक है। प्रायद्वीप क्या होता है, जो तीन ओर से पानी से घिरा हो। देखिए, तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है, तो प्रायद्वीप है, यानी कि पेनिसुला है। तो आप देखिए यहाँ पर, ये या तो सामान पर्शियन गल्फ से जाएगा, फारस की खाड़ी से, या रेड सी से, उसके बाद कुछ दूरी तक ये जमीन पे चलेगा इस पेनिसुला पे, अरबियन पेनिसुला पे। फिर यहाँ से सामान उतार लिया जाएगा भूमध्य सागर, ये रेड वाला जो पार्ट है, उसके बाद भूमध्य सागर में, यानी पानी में सामान जाएगा, और उसके बाद यूरोप के पूर्वी तट पे जो देश हैं, जैसे इटली है, यहाँ पर ग्रीस है, ये फ्रांस है, तो ये पूर्वी तट प्रदेश है। तो इन देशों में सामान उतार लिया जाएगा और फिर यहीं से पूरे यूरोप में सामान की सप्लाई होगी। तो यही दो मार्ग थे, एक स्थल मार्ग, इस तरह से तुर्की पहुंचे, तुर्की से यूरोप पहुंचे, ठीक है, और अरब नियंत्रित मार्ग, ठीक है। अरब सागर से आप, अरबियन प्रायद्वीप अरब सागर है, मैंने बताया, और अरब सागर से चाहे आप फारस की खाड़ी से जाएं, चाहे आप लाल सागर से जाएं, रेड सी से, आप फिर पहुंचेंगे अरबियन प्रायद्वीप पे, और उसके बाद आप भूमध्य सागर में आ गए, ये भूमध्य सागर में, और फिर आप यूरोप में इन कर गए। तो ये दो मार्ग थे, ठीक है ना। आपसे मार्ग पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये दो मार्ग थे। तो समुद्री मार्ग की खोज से पहले भारत और यूरोप का व्यापार किन मार्गों से होता था, तो इन्हीं दो मार्गों से होता था। आंसर आपको मिल गया, ठीक है। अब इसमें से सवाल बनेगा कि अरब सागर से जो अरबियन नियंत्रित मार्ग था, अरब नियंत्रित मार्ग था, उसमें कौन कौन से दो रास्ते थे, तो दो रास्ता, एक हो जाएगा कौन सा, एक पर्शियन गल्फ और एक हो जाएगा रेड सी, ठीक है। इन दो, किन दो खाड़ियों से, हाँ, पर्शियन गल्फ से, फारस की खाड़ी से, और यहां से लाल सागर से, ठीक है, ऐसे जाता था। तो ये आप बना सकते हैं यहाँ पर। तो ये हमारे पास एक आंसर मिल गया, ठीक है। ये शुरुआती दौर का आंसर, और टॉपिक भी हम बिल्कुल सीक्वेंस में चल रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, समुद्री मार्ग की खोज से पहले स्थल मार्ग का प्रयोग करते हुए भारत से चलकर यूरोप में प्रवेश करने के लिए कौन सा देश अंतिम पड़ाव था, ठीक है ना। समुद्री मार्ग की खोज से पहले स्थल मार्ग का प्रयोग करते हुए, इस मार्ग का प्रयोग करते हुए भारत से चलकर, जब आप भारत से चलेंगे, ठीक है,
भारत से चलकर यूरोप में प्रवेश करने के लिए कौन सा देश अंतिम पड़ाव है? बिल्कुल मैप में आइए और देखिए, अभी अभी मैंने बताया कि बिना तुर्की गए, अगर आप स्थल मार्ग से चलते हैं तो बिना तुर्की गए आप यूरोप में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो तुर्की आंसर आपका क्या होगा? तुर्की। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा गया है कई परीक्षाओं में, पीसीएस ओसीएस में, ठीक है। और इसमें एक और महत्वपूर्ण सवाल आपका बनेगा। देखिए, आप डायरेक्ट तुर्की में प्रवेश तो तुर्की से आप डायरेक्ट कहां प्रवेश कर जाएंगे? यूरोप में। लेकिन इसके बीच में आपको एक, जैसे ये यूरोप हो गया, ठीक है, ये यूरोप हो गया, और यहां पर मैंने रेगुलर क्लास में बताया हुआ ये तुर्की हो गया। इस फिगर को अगर मैं यहां बना लूं तो देखिए ये यूरोप है। अब तुर्की से आप यूरोप में इन करेंगे, यहां पर एक जगह था कुस्तुनतुनिया, ठीक है, उस समय यूरोप में कुस्तुनतुनिया, ठीक है। तो कुस्तुनतुनिया इसको यूरोपियन कहते थे कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है। आज का आधुनिक नाम है इसका इस्तांबुल, जिसे कि जो कि तुर्की के नियंत्रण में है। आज ये तुर्की में है इस्तांबुल, ठीक है। तो अब देखिए एक चीज सवाल ये बनेगा, ये तो तुर्की मैंने बता दिया यहां पर कि तुर्की से जब आप निकलेंगे तो यहां पर एक जल संधि है, इधर काला सागर है, इधर मरमरा सागर है। ध्यान दीजिएगा, इधर काला सागर है, इधर मरमरा सागर है। तो तुर्की से जब आप निकलेंगे तो आप इस काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ने वाली एक जल संधि है, ठीक है, जिसको कहते हैं बास्पोरस की जल संधि, ठीक है ना। इसको कहेंगे हम बास्पोरस की जल संधि। हाँ, जल संधि कहेंगे। कौन सा जल संधि? कौन सा है भाई? बास्पोरस। बास्पोरस की जल संधि को तुर्की से निकलकर जब आप बास्पोरस की जल संधि को पार करेंगे तो पार करते ही आप कुस्तुनतुनिया में आएंगे और कुस्तुनतुनिया से आप इन कर जाएंगे यूरोप में। यानी इस तुर्की के बाद आपको बास्पोरस की जल संधि को पार करना पड़ेगा और उसके बाद आप पहुंचेंगे कुस्तुनतुनिया और यहीं से यूरोप में इन कर जाएंगे। तो ये भी सवाल आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि मध्यकाल में स्थल मार्ग से चलते हुए जब आप तुर्की पहुंचते थे तो तुर्की से यूरोप में प्रवेश करने के लिए आपको किस जल संधि को पार करना पड़ता था? तो आप कहेंगे बास्पोरस की जल संधि। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से एक सवाल आपका और बन गया, ठीक है। इसको मैं क्वेश्चन फॉर्मेट में भी बाद में आपको बताऊंगा, लेकिन यहां पे मैंने बता दिया, यहां तुर्की पे बात हुई इसलिए। तो इसको समझते जाइएगा, बिल्कुल सीक्वेंस में हम समझेंगे। यहां तक हमने देख लिया, एक सवाल, दो सवाल, तीसरा सवाल बन गया, ठीक है। अब आइए यहां पर अगला सवाल देखते हैं। यूरोपीय देशों द्वारा भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्गों की खोज के क्या कारण थे? अब देखिए कारण पे हम पहुंच गए। पहले हमने देखा कि मध्यकाल में दो रूटों से लोग यूरोप पहुंचते थे, ठीक है। और रूट कौन कौन से थे मैंने बता दिया, ठीक है। किस जल संधि को पार करना पड़ता था तुर्की से यूरोप में इन करने के लिए? तो बास्पोरस की जल संधि को। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अंतिम पड़ाव क्या था? तुर्की था। तुर्की से आप यूरोप में इन करेंगे, ये क्वेश्चन हो गया। अब यूरोपीय देशों द्वारा भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्गों की खोज के क्या कारण थे? ये लगातार पूछे जाते हैं एग्जाम में, पीसीएस ओसीएस में, ठीक है। तो आप देखिए पूछे गए हैं। पहला, यूरोप में डिमांड थी, मांग थी भारतीय सामानों की, ठीक है। यूरोप में भारतीय सामानों की डिमांड थी, मैं बता देता हूं आपको पहला कारण, ठीक है ना। तो होता क्या था, देखिए उस समय ये यूरोप जो है एक ठंडा प्रदेश है, हाँ, यहाँ ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है, सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है, तो यहाँ के लोग मीट का सेवन ज्यादा करते हैं, मांस का। उस समय भी करते थे, आज भी करते हैं, जिससे उनको गर्मी प्राप्त होती है। लेकिन उस समय कोई ऐसा सिस्टम नहीं था जैसा रेफ्रिजरेटर है कि हम लोग रख देते हैं और रेफ्रिजरेटर में सामानों को रख दिया, खाने के सामान को, फूड आइटम्स को, और वो हम कुछ दिनों तक उसको प्रिजर्व कर सकते हैं फ्रिज में। लेकिन उस समय फ्रिज व्रिज था नहीं, रेफ्रिजरेटर नहीं था। तो ये क्या करते थे कि भारतीय सामान में देखिए हर्ब्स और मसालों का, कपड़ों का भी था, वस्त्र का भी था, लेकिन इसमें हर्ब्स बने जड़ी बूटियां और भारतीय मसाले, हाँ, जो थे उनका डिमांड उस समय बहुत था यहाँ पर। क्यों था? क्योंकि वो जो प्रिजर्वेटिव का काम करते थे, भारतीय मसाले, स्पाइसेस, खाद। तो इसलिए ये क्या करते थे, मांस को, चूंकि सर्दी पड़ती थी और ये लोग मांस का सेवन ज्यादा करते थे, रेफ्रिजरेटर था नहीं जिससे ये प्रिजर्व कर सके प्राकृतिक तरीके से मांस को, तो वो भारतीय मसालों का लेप लगाकर, हाँ, जैसे काली मिर्च हो गया, अदरक हो गया, इलायची हो गया, उन्हीं का लेप लगाकर
ये मांस को प्रिजर्व किया करते थे यूरोपियंस, ठीक है ना। तो यूरोपियंस जो थे ये अपने मांस को प्रिजर्व करते थे भारतीय मसालों के द्वारा, इसलिए भारतीय मसालों की बहुत ज्यादा यहां पर डिमांड थी, और खासकर सबसे ज्यादा काली मिर्च की, जड़ी बूटियों की, इन सबको जड़ी बूटियों का भी इस्तेमाल करते थे प्रिजर्वेटिव के तौर पे। तो इसलिए पहला कारण तो था कि यूरोप में मांग थी भारतीय सामानों की, तो पहला कारण हो गया। दूसरा, कुस्तुनतुनिया पर उस्मानिया विजय। उस्मानिया एक एम्पायर था, उस्मानिया साम्राज्य में समझा देता हूं आपको। देखिए यह है कुस्तुनतुनिया जो मैंने बताया, ठीक है। यह कुस्तुनतुनिया जिसको यूरोपियंस जो थे कहते थे कॉन्स्टेंटिनोपल, आज का आधुनिक नाम इसका है इस्तांबुल। उस समय ये यूरोप के कंट्रोल में था, लेकिन आज ये तुर्की के कंट्रोल में है, ठीक है। हुआ क्या कि कुस्तुनतुनिया पर उस्मानिया विजय, ये भी एक कारण था। देखिए मैंने बताया अभी कि ये स्थल मार्ग से व्यापार हो रहा था, हाँ, यह स्थल मार्ग से व्यापार हो रहा था। तो स्थल मार्ग से व्यापार जब हो ही रहा था, लाख दिक्कतें थी, बॉर्डर की समस्याएं थी, कर व्यवस्था अलग अलग थी, दुर्गम रास्ते थे, बावजूद व्यापार तो चल रहा था। लेकिन हुआ क्या कि यहां पर जो कुस्तुनतुनिया है, हाँ, ये हुआ करती थी बैजेंतिया साम्राज्य या बाइजेंटाइन अंपायर की राजधानी। हाँ, बाइजेंटाइन अंपायर या बैजेंतिया साम्राज्य किसको कहते थे? पूर्वी रोमन अंपायर को। अब पूर्वी रोमन अंपायर, देखिए जब आप विश्व का इतिहास पढ़ेंगे तो यहां पर यूरोप में एक रोमन अंपायर हुआ करता था, महान, द ग्रेट रोमन अंपायर, ठीक है। ये रोमन अंपायर कालांतर में जाके डिवाइड हो जाता है, यानी दो भागों में विभाजित हो जाता है। तो एक विभाजित होता है पश्चिमी रोमन अंपायर और एक डिवीजन होगा पूर्वी रोमन अंपायर में। तो पश्चिमी रोमन अंपायर की जो राजधानी थी, ये जो इटली है, उसकी राजधानी आज क्या है? रोम है। तो रोम ही पश्चिमी रोमन अंपायर की राजधानी थी, जबकि पूर्वी रोमन अंपायर, जिसे कहते थे बाइजेंटाइन अंपायर या जिसे कहते थे बैजेंतिया साम्राज्य, उसकी राजधानी आप कह दे कॉन्स्टेंटिनोपल या ये कुस्तुनतुनिया, ठीक है, उसकी राजधानी थी। अब देखिए कालांतर में तो पश्चिमी रोमन साम्राज्य खत्म हो गया, लेकिन पूर्वी रोमन साम्राज्य जो है, जिसकी राजधानी कुस्तुनतुनिया थी, या बैजेंटाइन अंपायर जिसकी राजधानी कुस्तुनतुनिया थी, या बैजेंतिया साम्राज्य जिसकी राजधानी कुस्तुनतुनिया थी। मैं सारा नाम इसलिए बता रहा हूं कि सवाल कई तरह से बन जाता है, हाँ, एग्जाम में बनाया जा सकता है, तो हर चीज सुनिए आप। तो इसकी राजधानी थी कुस्तुनतुनिया। तो पश्चिमी रोमन अंपायर जिसकी राजधानी रोम थी, वो तो खत्म ही हो गया जर्मन आक्रमणकारियों के आक्रमण के कारण। वो जब आप विश्व का इतिहास पढ़ेंगे वहां पे पढ़ेंगे, या मैं भी पढ़ाऊंगा। लेकिन जब ये खत्म हो गया तो ये बचा रहा, ये तो खत्म हो गया, ये बचा रहा बैजेंटाइन अंपायर या बैजेंतिया साम्राज्य जिसकी राजधानी कुस्तुनतुनिया थी। लेकिन इसका एग्जिस्टेंस भी 1453 तक ही रहा। क्यों 1453 तक क्यों रहा? क्योंकि यहां पर तुर्की में एक साम्राज्य था छोटा सा, ऑटोमन तुर्क्स एम्पायर, या इसको हिंदी में कहेंगे उस्मानिया साम्राज्य। कहां पे? तुर्की में। छोटा था, धीरे धीरे ये बड़ा होता गया, इसका एक्सपेंशन होता गया, और एक दिन ऐसा आया, ये अपने आसपास के क्षेत्रों को जीत रहा था, और एक दिन ऐसा आया कि इसने बैजेंतिया साम्राज्य को चुनौती दे दी, यानी कि बाइजेंटाइन अंपायर को चुनौती दे दी, यानी कि कुस्तुनतुनिया को चुनौती दे दी। क्यों? क्योंकि कुस्तुनतुनिया ही राजधानी थी किसकी? बैजेंटाइन अंपायर की, या आप कहें बैजेंतिया साम्राज्य की, या आप कहें पूर्वी रोमन साम्राज्य की, ठीक है। तो इसने चुनौती दे दी, तो उस्मानिया चुनौती दे दी, और इसने क्या किया कि हरा दिया बैजेंतिया साम्राज्य को। तो बैजेंतिया साम्राज्य को हराने का मतलब क्या हुआ कि कुस्तुनतुनिया को पे इसने विजय हासिल कर ली। तो यही है कुस्तुनतुनिया पर उस्मानिया विजय। यहां से ऑटोमन तुर्क्स उठे, इन्होंने चुनौती दी बैजेंतिया साम्राज्य को, और इसकी राजधानी कुस्तुनतुनिया को अपने नियंत्रण में ले लिया। तो ये जब कुस्तुनतुनिया ऑटोमन तुर्क्स या उस्मानिया साम्राज्य के नियंत्रण में आ गया, तो यहां पर इन्होंने
जबरदस्त कराधान शुरू किया, यानी कि हेवी टैक्सेस लगाना शुरू किया, व्यापारियों के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर दी। और इसका रीजन ये हुआ कि यहां से व्यापार करना स्थल मार्ग से बहुत ही मुश्किल हो गया और व्यापारियों ने इस मार्ग को छोड़ दिया। ठीक है, अब मैंने क्या बताया, दो ही मार्ग थे, एक स्थल मार्ग, एक अरब नियंत्रित मार्ग, ये वाला। ठीक है, अब ये मार्ग अगर बंद हो जाएगा तो एक ही मार्ग बच गया व्यापारियों के लिए। लेकिन अब देखिए, पहले दो मार्ग थे, तब तक तो ठीक था, लेकिन जब एक ही मार्ग बच जाएगा तो अब इनकी भी मोनोपोली हो जाएगी और ये भी मनमानी करना शुरू करेंगे, ये भी हेवी टैक्सेस लगाना शुरू करेंगे, व्यापारियों को इस रास्ते पे परेशान करना शुरू करेंगे। तो जब परेशान करना शुरू करेंगे तो व्यापारियों को मजबूरन इस रास्ते को भी छोड़ना पड़ेगा। और अब क्या होगा, ये दोनों रास्ते बंद हो गए। जब दोनों रास्ते बंद हो गए तब क्या होगा, अब कैसे आएंगे यूरोपियंस, व्यापार तो करना है, भारतीय मसालों की जरूरत है इन्हें, तो फिर ये क्या करेंगे, ये फिर समुद्री मार्ग से आएंगे। यही समुद्री मार्ग, ये अटलांटिक महासागर है, इधर ऊपर नॉर्थ अमेरिका, नीचे साउथ अमेरिका, तो अटलांटिक महासागर होते हुए ये पहुंचेंगे भारत। सबसे पहला देश पुर्तगाल होगा, अभी मैं चर्चा करूंगा। तो इसीलिए यूरोपीय देशों द्वारा भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज के कारणों में एक कारण ये भी था। ठीक है, पहला, यूरोप में डिमांड है, डिमांड अगर है, व्यापार तो करना है। तो दूसरा, जब कुस्तुनतुनिया ने अधिकार कर लिया, दोनों मार्ग बंद हो। जब कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया गया ऑटोमन तुर्क्स के द्वारा, यानी कि उस्मानिया साम्राज्य के द्वारा, तो ये दोनों मार्ग बंद हो जाते हैं और फिर समुद्री मार्गों की खोज करनी पड़ेगी। अब इन कारणों में एक कारण और था, पुनर्जागरण। जब आप विश्व का इतिहास पढ़ेंगे तो वहां पुनर्जागरण को भी पढ़ेंगे आप। पुनर्जागरण क्या था भाई, तो देखिए, पुनर्जागरण का मतलब होता है, जागरण का मतलब जग जाना, सो के उठ जाना, पुनर्जागरण दोबारा जग जाना। अब देखिए यहां पर समझिएगा एक बात, 1453 में मैंने अभी अभी बताया कि ऑटोमन तुर्क्स ने कुस्तुनतुनिया पे अधिकार किया। यह वो समय है जब यूरोप अपने आधुनिक काल में प्रवेश कर रहा है, मॉडर्न पीरियड में प्रवेश कर रहा है, मॉडर्न एज में। ठीक है, 1453 याद रखिए, 1453 में यह भी सवाल आता है कि कुस्तुनतुनिया पर उस्मानिया विजय कब हुई थी, तो 1453, वेरी इंपॉर्टेंट, 1453 याद रखिएगा, 1453 एडी में कुस्तुनतुनिया पर उस्मानिया साम्राज्य ने, तो ये भी एक सवाल बनेगा, कई सवाल बनेंगे आपके, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये ना पूछ के कुस्तुनतुनिया, सवाल ये भी पूछ लिया जाएगा कि पूर्वी रोमन अंपायर पर ऑटोमन तुर्क्स ने कब अधिकार कर लिया, 1453, या बैजेंतिया साम्राज्य पे उस्मानिया साम्राज्य या ऑटोमन तुर्क्स ने कब अधिकार कर लिया, 1453 में, या बाइजेंटाइन अंपायर पे तुर्की ने या ऑटोमन तुर्क्स ने या उस्मानिया ने कब अधिकार कर लिया, तो आप कहेंगे 1453 में। तो कई तरह से सवाल बनेंगे यहां पर। ठीक है, ये वो समय है 1453 जब यूरोप अपने आधुनिक काल में प्रवेश कर रहा है, यानी कि कुस्तुनतुनिया पर अधिकार के साथ ही आधुनिक काल की शुरुआत हो जाती है। और मैं आपको एक चीज बताऊं कि जो 1453 भारत के लिए तो आधुनिक काल नहीं है, हम मेडाइवल हिस्ट्री में प्रवेश कर चुके हैं। आप इस समय, हाँ, आपको पता है कि ये दिल्ली सल्तनत का पीरियड है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का पीरियड, यानी कि भारत का ये कौन सा काल है, भारत के लिए मध्यकाल है। तो जो ध्यान रखिएगा, जो भारत के लिए मध्यकाल है वही यूरोप के लिए आधुनिक काल है, और यूरोप का आधुनिक काल ही पुनर्जागरण के नाम से जाना जाता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पर मैं लिख दूं पुनर्जागरण, और पुनर्जागरण का मतलब है यूरोप का आधुनिक काल, यूरोप का आधुनिक काल, आधुनिक काल यानी कि मॉडर्न पीरियड यूरोप का। लेकिन ये भारत का कौन सा है, भारत के लिए क्या है, भारत के लिए ये पीरियड मध्यकाल है। अब देखिए, जो यूरोप का प्राचीन काल था वो उन्नति का काल था, समझिएगा। पुनर्जागरण ये भी एक कारणों में शामिल है।
यूरोपीय देशों द्वारा भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्गों की खोज के कारणों में पुनर्जागरण भी एक कारण है। कैसे है ये अभी देखिए। मैंने ये बता दिया कि 1453 के साथ ही यूरोप अपने आधुनिक काल में प्रवेश कर रहा है। तो पहले प्राचीन काल को समझ लीजिए। यूरोप के ये एक उन्नति का काल था। लोग पढ़ते लिखते थे, ज्ञान की बातें करते थे, अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करते थे, तर्क शक्ति पे भरोसा था, इंसानी दिमाग पे ज्यादा भरोसा था। यानी समाज जो था वो मानव केंद्रित था। कब? एंशिएंट पीरियड में यूरोप के। लेकिन फिर आता है मध्यकाल, यूरोप का मध्यकाल। ध्यान दीजिएगा, यूरोप का मध्यकाल ईश्वर केंद्रित था। ठीक है, ईश्वर केंद्रित था। यूरोप का मध्यकाल ईश्वर केंद्रित था। ठीक है, तो ईश्वर केंद्रित जब था तो वहां ईश्वर की ताकत पे लोग ज्यादा भरोसा करते थे। हाँ, तर्क शक्ति की बात खत्म हो गई थी, वैज्ञानिक सोच की बात खत्म हो गई थी। हाँ, बुद्धिमत्ता की बात समाप्त हो गई थी। लोग यही सोचते थे कि जो भी होता है वो ईश्वरीय ताकत से होता है, ईश्वर बहुत ताकतवर है। ठीक है ना, तो ये सोचते थे। तो अब समझिएगा, जब आप यूरोप के आधुनिक काल में आएंगे 1453 में, तो यहां से फिर प्राचीन काल जैसी चीजें शुरू हो जाएंगी और लोग ये जो बुद्धिमत्ता का उपयोग, अपने वैज्ञानिक सोच का इस्तेमाल मध्यकाल में करना भूल गए थे। यूरोप के आधुनिक काल में लोग फिर जो समाज है वो मानव केंद्रित हो जाएगा। यानी तर्क शक्ति फिर आ जाएगी। फिर लोग पढ़ाने लगेंगे, वैज्ञानिक बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करने लगेंगे, हाँ, तर्क करने लगेंगे, लॉजिक पे विश्वास करने लगेंगे, प्रश्न करना शुरू कर देंगे, जो कि मध्यकाल में खत्म हो गया था। ठीक है ना। प्राचीन काल यूरोप का मानव केंद्रित, तर्क शक्ति प्रोमिनेंट है, यानी कि इंसानी दिमाग प्रोमिनेंट है, लेकिन मध्यकाल ईश्वर केंद्रित हो गया। ठीक है, और फिर जो आधुनिक काल है, पुनर्जागरण का काल, वो फिर मानव केंद्रित हो जाएगा। यानी लोग फिर प्रश्न करना शुरू कर देंगे, फिर इंसानी दिमाग पे भरोसा शुरू हो जाएगा। फिर जो है लोग वैज्ञानिक सोच के हिसाब से लोगों की सोच वैज्ञानिक हो जाएगी, लोग अपने बुद्धिमत्ता का प्रयोग करने लगेंगे। तो इसी दौर को कहा गया कि मध्यकाल में लोग सोचना समझना लोगों ने बंद कर दिया था, तो लोग सो गए थे। लेकिन आधुनिक युग आते आते यूरोप में लोग एक बार फिर जग उठे और उन्होंने अपने बुद्धि का प्रयोग शुरू कर दिया। लोग प्रश्न करने लगे, तर्क शक्ति का प्रयोग शुरू कर दिया, और उसी काल को पुनर्जागरण का काल कहा जाता है कि फिर लोगों का सोया हुआ दिमाग फिर जग उठा। ठीक है, तो पुनर्जागरण का काल। लेकिन इसके पीछे, इस पुनर्जागरण के पीछे क्या कारण रहा, हाँ, ये अभी समझना है कि आखिर 1453 में ऐसा क्या हो गया कि ये पुनर्जागरण का दौर के रूप में जाना जाने लगा। हाँ, इस समय से पुनर्जागरण का दौर शुरू हो गया और यूरोप अपने आधुनिक काल में प्रवेश कर गया। तो यही जो कुस्तुनतुनिया पर उस्मानिया साम्राज्य की विजय थी, हाँ, ये एक बहुत बड़ा कारण था पुनर्जागरण का। अब देखिए, मैंने बताया कि यहीं से यूरोप जो है अपने आधुनिक काल में प्रवेश करता है। हुआ क्या कि एक धार्मिक केंद्र था कुस्तुनतुनिया या कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है, तो जब पहले तो मध्यकाल में लोग सो रहे थे, ईश्वर ही ताकतवर है सबसे ज्यादा, हाँ, जो भी करता है ईश्वर करता है, हमें सोचने समझने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये धार्मिक केंद्र था। तो जब उस्मानिया साम्राज्य ने, ऑटोमन तुर्क्स ने कुस्तुनतुनिया पे अधिकार किया, तो यहां पर इसने धर्म गुरुओं को बहुत सताया, बहुत मारा पीटा। ठीक है, धार्मिक केंद्रों को तोड़ दिया गया यहां पर। ठीक है, और जब धार्मिक केंद्रों को तोड़ दिया गया तो लोग यहां से, देखिए, उस समय तक तो कुस्तुनतुनिया यूरोप में था, लेकिन ऑटोमन तुर्क्स ने जब इस पे कब्जा किया, उस्मानिया ने, तो फिर ये तुर्की के कंट्रोल में आ गया। अब लोग यहां से कहां भागे? जो धर्मगुरु थे, हाँ, वो भागे यूरोप। जो पढ़े लिखे कुछ लोग थे, वो अपनी ज्ञान की बातों को, पुस्तकों को लेकर वो यूरोप की तरफ भागे। और यूरोप की तरफ जब भागे, उन्होंने नई नई बातें लिखी, प्रिंटिंग प्रेस का विकास हुआ और प्रिंटिंग प्रेस यूरोप में बना, किताबें छपने लगी, लोग पढ़ने लगे, लोगों में जागरूकता आने लगी।
क्यों? क्योंकि देखिए ये धार्मिक केंद्र को तोड़ा था ऑटोमन तुर्क्स ने। लोगों ने यहां सवाल करना शुरू किया कि अब तक तो यही हो रहा था कि ईश्वर सबसे ज्यादा ताकतवर है और ईश्वर सब कुछ अच्छा करता है, तो जब ईश्वर के हाथ में ही सब कुछ है तो ये तो धार्मिक केंद्र है कुस्तुनतुनिया। तो जब ऑटोमन तुर्क्स यहां अत्याचार कर रहे थे तो ईश्वर ने यहां के लोगों को क्यों नहीं बचाया? अगर ईश्वर की सत्ता ही सब कुछ है तो ईश्वर को यहां पर लोगों को बचाना चाहिए था। लोगों धर्मगुरुओं के साथ क्यों अत्याचार हुआ? लोगों ने प्रश्न करना शुरू किया, और जैसे ही प्रश्न करना शुरू किया तो क्या हुआ? लोगों का दिमाग खुलना शुरू हुआ कि ईश्वर ताकतवर नहीं है। अगर ईश्वर ताकतवर होता तो फिर कुस्तुनतुनिया का ये हश्र नहीं होता। ऑटोमन तुर्क्स जो हैं, हाँ, इस पे अधिकार नहीं कर सकते थे, ईश्वर बचा लेता। और इसलिए अब लोगों ने प्रश्न करने शुरू किए कि ईश्वर ने हमें क्यों नहीं बचाया। आपको प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ, किताबें छपने लगी, लोग पढ़ने लगे, और उसके बाद औद्योगिक क्रांति का दौर शुरू हो गया। नए नए यंत्रों का इस्तेमाल, नौकायान, जहाजरानी, हाँ, इन सब चीजों का इस्तेमाल आविष्कार होने लगा। नए नए यंत्रों का आविष्कार हुआ, और जिसकी वजह से नए नए यंत्रों के आविष्कार से, हाँ, समुद्री मार्गों की खोज में, हाँ, भारत तक पहुंचने के लिए जो समुद्री मार्ग की खोज करनी थी उसमें सहूलियत मिलने लगी और काम आसान हो गया यूरोपियंस का। तो इसलिए पुनर्जागरण ने, और पुनर्जागरण के बाद क्या हुआ? पुनर्जागरण का काल क्या था? औद्योगिक क्रांति का दौर शुरू हुआ, और औद्योगिक क्रांति ने समुद्री मार्गों की खोज में बहुत ज्यादा सहूलियतें प्रदान की। तो इस तरह से सवाल आता है एग्जाम में, और कई एग्जाम में पूछा गया। ये तीनों कारण देगा, ठीक है, ये तीनों कारण देगा, ए, बी और सी, और नीचे चौथा भी दे देगा, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी कहीं किसी में एक कारण देगा, किसी में दो भी दे सकता है, और तीनों भी दे सकता है। अलग अलग तरह से सवाल बनते हैं। अगर आपको ये पता होगा तो सवाल छूटेगा नहीं। हाँ, चौथा ऑप्शन देता है उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी तीनों कारण है। तीनों कारण को मैंने समझा दिया, ठीक है। तो जब देखिए, जब ये पुनर्जागरण, इन तीनों कारणों से जब समुद्री मार्गों की खोज की जाने लगी तो उसमें अनेक यूरोपीय देश जो हैं समुद्री मार्गों की खोज करने लगे भारत और अन्य पूर्वी देशों तक पहुंचने के लिए, जिसमें स्पेन है, ये पुर्तगाल है, ये प्रमुख रहे, ठीक है, ये प्रमुख रहे शुरुआती दौर में। कोलंबस सबसे पहले निकलेगा यहां से, और ये आगे मैं बताऊंगा, जो पुर्तगालियों के आगमन को जब हम क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पढ़ेंगे तो वहां पे मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले पुर्तगाल रहा जो कि भारत पहुंचा, लेकिन उसके पहले भारत खोजने के लिए ये जो स्पेन है यहाँ से कोलंबस निकला था, और ये रास्ता भटक गया था और पहुंच गया था इधर अटलांटिक महासागर पार करके नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। उसके बाद आया था यहाँ पे, ये पुर्तगाल से सबसे पहले पहुंचने वाला था। पुर्तगाल सबसे पहला यूरोपीय देश जो भारत पहुंचा था, और इसके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे वास्को डी गामा यहाँ कालीकट पहुंचेगा। वो जब हम पुर्तगालियों का आगमन देखेंगे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में तो वहां पे बात करेंगे। अब यहां पर आप समझ लीजिए कि समुद्री मार्ग से यूरोपीय देश किस क्रम में भारत आए, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे सवाल हमेशा पूछा जाता है। बड़े से बड़े एग्जाम में या छोटे से छोटे एग्जाम में यहां से सवाल बनता है। देखिए, तो सबसे पहला देश पुर्तगाल था, हाँ, ये पुर्तगाल था। यहां से सबसे पहले आएगा कौन? यहां से आएगा वास्को डी गामा, यहां केप ऑफ गुड होप होते हुए, सबकी चर्चा मैं करूंगा, और हिंद महासागर को पार करके वो कालीकट पहुंचेगा। अगले वीडियो में जब हम इसी टॉपिक पे पुर्तगालियों के आगमन पे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट देखेंगे तो वहां पे बात करेंगे। तो पुर्तगाल ये है, देखिए पुर्तगाल, तो पुर्तगाल सबसे पहले पहुंचता है 1498 में, ध्यान रखिएगा। उसके बाद वास्को डी गामा पहुंचा था कालीकट 1498 में, अगले वीडियो में क्लियर हो जाएगा। फिर डच कौन थे भाई? तो डच देखिए आप 1595-96 में, उसके बाद डच दूसरे यूरोपीय हैं जो कि भारत पहुंचते हैं। तो डच कहा किसको जाता है? देखिए यहां से जब आप चलेंगे, ये पुर्तगाल है, पुर्तगाल से चले आपने बिस्के की खाड़ी को पार किया, बिस्के की खाड़ी को पार करेंगे, देखिए ये फ्रांस है, ये स्पेन है, और ये फ्रांस है पूरा। फ्रांस के बाद यहां पे ये ब्रिटेन है, ठीक है, आइलैंड है यानी द्वीप है, ये ब्रिटेन है। तो द्वीप क्या होता है? जो चारों तरफ से
पानी से घिरा हो, उसको आइलैंड या द्वीप द्वीप कहते हैं। तो देखिए यहाँ पुर्तगाल से चले आप, बिस्के की खाड़ी को पार किया, फिर ये इंग्लिश चैनल पार करेंगे, और इंग्लिश चैनल जैसे ही पार करेंगे यहाँ पे दो देश आपको मिल रहे हैं। तो ऊपर वाला जो देश है ये है नीदरलैंड, और नीचे वाला जो देश है ये है बेल्जियम। ठीक है, तो यही जो नीदरलैंड है ना, जिसको पहले कहा जाता था हॉलैंड, पुराना नाम इसका हॉलैंड है, तो इस नीदरलैंड के निवासियों के लिए और वहां की भाषा के लिए डच शब्द इस्तेमाल किया जाता है। तो नीदरलैंड वाले यानी डच आते हैं 1595-96। उसके बाद ब्रिटिशर्स अंग्रेज आएंगे 1600 में। देखिए यही ब्रिटेन अभी मैंने बताया आइलैंड है, ये अंग्रेज आते हैं। उसके बाद देखिए डेनमार्क वाले आएंगे, डेनमार्क वाले 1616 में आएंगे। डेनमार्क कहाँ है, देखिए यहीं पे डेनमार्क है। ठीक है, उसके बाद फ्रांस आता है 1664 में, मैंने बता दिया ये वाला पूरा क्षेत्र जो है यही फ्रांस है। ठीक है, और स्वीडन 1731 में आता है। यहाँ पे यूरोप में ऊपर जाएंगे, यहाँ पर उत्तर की तरफ, तो आप देखेंगे यहाँ पर दो देश हैं इस तरह से, एक है नॉर्वे और दूसरा ये है, ये जो है यही है स्वीडन। तो स्वीडन 1731 में आता है। तो इस तरह से यहाँ से क्रम पे सवाल बनता है। हालांकि देखिए हमें 4 देश ही आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ना है। 4 प्रमुख देश हैं, पुर्तगाल, नीदरलैंड वाले यानी कि डच, ब्रिटिशर्स और फ्रेंच। हाँ, फ्रेंच, यही 4 प्रमुख देश हैं जिनके बारे में हम डिटेल में पढ़ रहे हैं और पढ़ना भी है आधुनिक भारत के इतिहास में। लेकिन सवाल इन सबको जानना, इन सबका क्रम जानना इसलिए जरूरी है, मैं बार बार बताते रहता हूं, क्योंकि सवाल आता है यहां से कि भारत आने वाले यूरोपीय देशों के क्रम में फ्रांस का स्थान जो है चौथा है। अगर आ जाए तो स्टेटमेंट ये ट्रू है फॉल्स है, यानी सत्य है या असत्य है। तो आप देख लीजिए, नंबर 1 पुर्तगाल, नंबर 2 डच, नंबर 3 अंग्रेज, नंबर 4 ये डेनमार्क वाले हैं, और नंबर 5 पर फ्रांस है। तो अगर आता है 5th स्थान है तब तो ठीक है, लेकिन कई बार उलट देता है। क्यों? इसमें ट्विस्ट आ जाता है। क्यों ट्विस्ट आता है? क्योंकि लोग तो 1, 2, 3 और 4 ही को पढ़ते हैं, प्रमुख देश हैं, तो लोगों को लगता है दे देगा कि चौथा देश था। तो लोग इस पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स? इस पे आंसर कर देंगे कि हाँ सही है, चौथा देश था। चौथा देश नहीं था। इसलिए इस क्रम को जानना जरूरी है कि फ्रांस जो है 5वां देश है और स्वीडन जो है वो 6ठा देश है। तो यहां से कोई भी सवाल बन सकता है। डेनमार्क को और स्वीडन को हमें पढ़ना ही नहीं है, बस इसी सवाल के जवाब के लिए कि अगर क्रम पे पूछ देता है सवाल एग्जाम में, और सवाल पूछा जाता है हमेशा, क्योंकि यहां स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि 4 ही प्रमुख देश हैं, पुर्तगाल, डच, अंग्रेज और फ्रेंच। तो इन्हीं को पढ़ना है आधुनिक भारत के इतिहास में। तो इसलिए लगता है कि अंतिम देश जो है फ्रांस। ये भी दे देता है कि भारत आने वाले यूरोपीय देशों के क्रम में अंतिम देश कौन था, उसमें फ्रांस भी देगा और स्वीडन भी देगा। अगर आप स्वीडन को नहीं जानते हैं तो आप फ्रांस को लगा देंगे। फ्रांस नहीं है, स्वीडन है अंतिम देश। तो यहां से इस क्रम को जानना जरूरी है। और इन प्रमुख देशों में देखिए यूरोपीय कंपनियों के गठन का क्रम क्या था। अब देखिए ये जो देश आए, इनमें प्रमुख देश मैंने बताया पुर्तगाल, डच, अंग्रेज और फ्रांस। ये 4 ही यूरोपीय देश हैं, पुर्तगाल, फ्रांस, ब्रिटेन यानी अंग्रेज और ये डच। पहले कौन आया? पुर्तगाली। दूसरे नंबर पे कौन आया? ये डच, नीदरलैंड वाले। तीसरे नंबर पे कौन आया? ये आए प्रमुख देशों में। तीसरे नंबर पे कौन आया? तो तीसरे नंबर पर ब्रिटेन आया और चौथे नंबर पे फ्रांस, अगर प्रमुख देशों की बात करें तब। तो यहां पे देखिए प्रमुख देशों में आप एक चीज देखिए कि इन प्रमुख देशों ने, ये प्रमुख देश जब भारत आए तो भारत आए व्यापार के उद्देश्य से, तो इन्होंने व्यापार करने के लिए भारत से और अन्य पूर्वी देशों से व्यापार करने के लिए, जैसे अन्य पूर्वी देश क्या हो गया, इंडोनेशिया ये सब हो गया, तो इन्होंने अपने व्यापार के लिए इन्होंने कंपनियों का गठन किया, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता था। पुर्तगाल अपनी कंपनी को क्या कहेंगे? पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, डच क्या कहेंगे? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। उसी तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यह भी पूछा जाता है कि कंपनियों का गठन किस क्रम में हुआ। तो यहां पे देखिएगा कंपनियों का गठन, देखिए मैंने क्या बताया, पुर्तगाल सबसे पहले आता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद कौन आता है? डच आते हैं।
उसके बाद कौन आता है, अगर 4 प्रमुख कंपनियों की बात करें, उसके बाद इंग्लिश यानी ब्रिटिशर्स आएंगे और लास्ट में प्रमुख कंपनियों में फ्रेंच आएंगे। ये प्रमुख कंपनियों की बात है, लेकिन टोटल अगर पूछा जाए तो डेनमार्क भी है, स्वीडन भी है। अब देखिए, और कंपनियों का गठन देखिए, पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1498 में ही हो जाता है जब पोर्टुगीज आते हैं। हाँ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का कंपनी का गठन 1600 में होता है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी या नीदरलैंड वाली जो कंपनी है उसका 1602 में, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का 1664 में। तो इस क्रम पे भी सवाल पूछा जाता है, और इसलिए पूछा जाता है कि यहाँ पे ट्विस्ट है। देखिए, डच आते हैं अंग्रेजों के पहले, ये लिखा है ना आने का क्रम। देखिए, पुर्तगाल डच दूसरे नंबर पर आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ट्विस्ट है, पुर्तगाल पहले आता है, फिर डच आते हैं, फिर अंग्रेज आते हैं, फिर फ्रेंच आते हैं, ठीक है। यानी कि डच अंग्रेजों के पहले भारत आ जाते हैं, लेकिन डचों की कंपनी का गठन अंग्रेजों के बाद होता है। तो कंपनी के गठन में डचों का क्रम तीसरा है, जबकि भारत आने के क्रम में डचों का स्थान दूसरा है। तो इसलिए यहां से सवाल, दोनों से यह सवाल पूछा जाएगा। अब ये जो कंपनी का गठन है 1498 में पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। ब्रिटिश या इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1600 में होता है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होगा 1602 में, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1664 में। तो इस तरह से हमने जो जो यहाँ पे सवाल बनेगा वो हमने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में इस टॉपिक को खत्म किया है। आगे अभी हम पुर्तगालियों के आगमन पे भी क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट देखेंगे। हाँ, तो ये टॉपिक पूरा करेंगे, लगातार करते जाएंगे, ठीक है। जैसे जैसे रेगुलर क्लास होता जाएगा हम इस सीरीज को भी करते रहेंगे, और मल्टीपल चॉइस भी होता ही रहेगा। तो इस तरह से आपने यहाँ पे सारे सवाल को देख लिया, यहाँ से जो जो सवाल बनने वाले हैं, जो जो क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट में करा रहा हूं, आप एक लीजिए स्क्रीनशॉट। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।